भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात आती है ना, तो सबसे पहले जहन में किसके नाम आते हैं? वही आमतौर पर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। हाँ, या सरदार पटेल। मतलब ये वो महानायक हैं जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं और हर किताब में दर्ज है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहन चर्चा में हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और सोर्स मटेरियल को एनालाइज कर रहे हैं, वो एक ऐसी शख्सियत पर रोशनी डालते हैं जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं थोड़ा खो से गए हैं। एकदम सही। आज का हमारा ये अध्ययन एक ऐसे नायक के इर्द गिर्द घूमता है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस देश की राजनीति, श्रमिक अधिकारों और लोकतंत्र की एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार की। हम बात कर रहे हैं जोसेफ बैप्टिस्टा की। हाँ, जिनका जीवन काल 1864 से 1930 के बीच रहा। और इतिहास में अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग मंच के ठीक सामने खड़े होकर नेतृत्व करते हैं, उन्हें तो पूरी दुनिया याद रखती है। सही बात है। लेकिन जो लोग उस मंच का निर्माण करते हैं, उसके पेंच कसते हैं, उन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। इन दस्तावेजों को पढ़ने पर जोसेफ बटिस्टा की एक ऐसी छवि उभरती है जो किसी एक सांचे में फिट ही नहीं बैठती। मतलब वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो एक दूरदर्शी राजनेता थे, एक बेहद तेजतर्रार बैरिस्टर थे और उससे भी बढ़कर मुंबई के गरीब और मेहनतकश मजदूरों के लिए आशा की एक बहुत बड़ी किरण थी। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का, इस विश्लेषण का मिशन यही है कि हम उनके जीवन के उन आहा मोमेंट्स को खोजें जिन्होंने उस समय के पूरे ब्रिटिश साम्राज्यवादी ढांचे को चुनौती दी थी। और ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति विज्ञान, कानून और राजनीति के बीच इतना अद्भुत तालमेल बिठाकर इतनी बड़ी सत्ता को हिला सकता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब इनके शुरुआती जीवन के बारे में मैंने पढ़ा तो एक बहुत ही अलग तरह की तस्वीर सामने आई। वकालत या राजनीति तो बहुत दूर की बात है, उनकी शुरुआत तो किसी बिल्कुल अलग ही फील्ड से हुई थी। हाँ, असल में उनका जन्म 17 मार्च 1864 को बॉम्बे के एक ईस्ट इंडियन कैथलिक परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के ही सेंट मैरी हाई स्कूल में हुई। लेकिन सबसे हैरानी की बात जो सोर्स मटेरियल बताता है वो ये है कि उनका पहला कदम सार्वजनिक जीवन में नहीं बल्कि विज्ञान की दुनिया में पड़ा था। ये उनके सफर का एक बहुत ही रोचक पहलू है। आमतौर पर हम स्वतंत्रता सेनानियों को देखते हैं तो वो शुरुआत से ही राजनीति या कानून से जुड़े होते हैं। हाँ, ज्यादातर मॉरियर्स ही थे उस दौर में। बिल्कुल। लेकिन बैप्टिस्टा ने पुणे के कॉलेज ऑफ साइंस से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इसके बाद उन्होंने लगभग 7 साल तक बॉम्बे सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग में काम भी किया। 7 साल तक? उस दौर की कल्पना कीजिए, 19वीं सदी के अंत में एक भारतीय के लिए ब्रिटिश सरकार के अधीन एक सिक्योर सरकारी नौकरी पाना किसी सपने के सच होने जैसा था। एकदम। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां जीवन पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक हो सकता था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में कोई अपनी बहुत ही सिक्योर और मोटी तनख्वाह वाली कॉर्पोरेट जॉब को बीच में ही छोड़कर अचानक पूरे सिस्टम को बदलने के लिए निकल पड़े। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा बदलाव था। 1894 में उनका वो सुरक्षित जीवन छोड़कर कानून और राजनीति की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाना किसी को भी हैरान कर सकता है। जोखिम तो था ही, लेकिन अगर हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से देखें तो ये सिर्फ कोई भावनात्मक कदम नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी वैचारिक जागृति थी। मतलब वो पहले से प्लान कर रहे थे? एक तरह से हाँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उन दिनों ने ही उनके अंदर के उस रणनीतिकार और क्रांतिकारी को जन्म दिया जो तर्कों से लड़ना जानता था। और इंग्लैंड जाने के कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने साबित कर दिया कि उनका ये ट्रांजिशन कितना प्रभावशाली होने वाला था। वो कौन सी घटना थी? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि 1897 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया तो कैम्ब्रिज में बैठे बैप्टिस्टा शांत नहीं रहे। उन्होंने वहां से विरोध किया? बिल्कुल। उन्होंने सीधे कैम्ब्रिज यूनियन के मंच से एक जोरदार भाषण दिया और तिलक की जेल को पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अविचारी ठहराया। बाप रे, ये कोई मामूली घटना नहीं लगती मुझे। 1897 का साल जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पूरी ताकत पर था, रानी विक्टोरिया के शासन का वो दौर जब कहते हैं ना कि सूरज उनके साम्राज्य में कभी नहीं डूबता था। हाँ, वही दौर।
ऐसे समय में एक युवा भारतीय छात्र जो खुद ब्रिटिश धरती पर खड़ा है, वहीं के एलीट वर्ग के बीच खड़ा है और वहीं से वो सीधे ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहा है, यह अकल्पनीय साहस का काम था। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। और ये केवल साहस का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक स्पष्ट संकेत था कि बैप्टिस्टा किस तरह की राजनीति करने वाले थे। मतलब उनका तरीका अलग था। हाँ, वो सड़कों पर पत्थर फेंकने वालों में से नहीं थे। वो तर्कों और कानून के माध्यम से सीधे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करने वालों में से थे। कैम्ब्रिज यूनियन जैसी जगह पर अपनी बात रखना ये दिखाता है कि वो सिस्टम की कमजोरियों को सिस्टम की ही भाषा में उजागर करना सीख चुके थे। और उनके तर्कों की यही कला आगे चलकर भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा बनी। देखिए, यहाँ की कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब होम रूल या स्वशासन आंदोलन की बात आती है तो आमतौर पर एनी बेसेंट या लोकमान्य तिलक का नाम सबसे पहले आता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन आज का ये रिसर्च मटेरियल एक बहुत ही आंखें खोलने वाला तथ्य सामने रखता है। होम रूल का विचार भारत में सिर्फ तिलक या बेसेंट का नहीं था, बल्कि इस विचार का असल बीज जोसेफ बैप्टिस्टा ने ही बोया था। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बैप्टिस्टा ने आयरिश होम रूल आंदोलन का बहुत करीब से अध्ययन किया था, जो आयरलैंड में चल रहा था उस वक्त। बिल्कुल। आयरिश होम रूल मूल रूप से आयरलैंड की वो मांग थी जिसमें वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी अपने घरेलू मामलों में स्वशासन चाहते थे। बैप्टिस्टा समझ गए थे कि भारत को भी इसी तरह के एक व्यवस्थित मॉडल की जरूरत है, जो अचानक से पूर्ण स्वतंत्रता मांगने से ज्यादा व्यवहारिक हो। हाँ, ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने ही सबसे पहले तिलक को भारत में ऐसी ही एक संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया था। लेकिन क्या तिलक तुरंत इस बात के लिए राजी हो गए थे? क्योंकि तिलक तो अपने उग्र विचारों के लिए जाने जाते थे और होम रूल का विचार तो काफी नरम लग सकता था उन्हें। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। शुरुआत में तिलक को भी ये विचार समय से थोड़ा पहले का लगा था। उन्हें लगा कि शायद अभी भारत इसके लिए तैयार नहीं है, या शायद ये ब्रिटिश सरकार के सामने कमजोर मांग लगेगी। तो फिर उन्होंने उन्हें मनाया कैसे? बैप्टिस्टा ने अपनी दलीलों से उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने समझाया कि ये एक कूटनीतिक सीढ़ी है और अंततः उनकी ये रणनीतिक सोच सफल हुई। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना हुई। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बैप्टिस्टा ही इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। किसी राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन का पहला अध्यक्ष चुना जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है कि उस समय के राजनीतिक गलियारों में उनकी बौद्धिक क्षमता का कितना सम्मान था। और इसी दौरान बैप्टिस्टा ने एक बहुत ही खास राजनीतिक सिद्धांत भी गढ़ा, जिसे प्रतिक्रियात्मक सहयोग या रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन कहा गया। ये सुनने में ही बहुत कूटनीतिक लगता है। अगर हम इसको एक बड़े दायरे में देखें तो रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन उस समय की राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब था कि अगर ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हित में कोई कदम उठाती है तो उनके साथ सहयोग करो, लेकिन अगर वो जन विरोधी काम करते हैं तो उनका कड़ा विरोध करो। अच्छा, जरा इसकी तुलना अगर हम बाद में आए पूर्ण सहयोग आंदोलन से करें तो बात क्लियर होती है। पूर्ण सहयोग का मतलब था हर हाल में विरोध, चाहे कुछ भी हो। हाँ, लेकिन बैप्टिस्टा का तरीका अलग था। ये कोई अंधी बगावत नहीं थी, बल्कि ये सरकार को लगातार बातचीत की मेज पर बनाए रखने की एक चाल थी, ताकि डायलॉग चलता रहे। बिल्कुल। ये सिद्धांत इस बात की वकालत करता था कि हर कदम पूरी तरह से सोच समझकर और तार्किक आधार पर उठाया जाए। और शायद इसी तार्किक सोच ने तिलक और बैप्टिस्टा को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में इनकी दोस्ती के जो प्रसंग हैं वो सच में बहुत प्रेरक हैं। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो उस समय के समाज में मौजूद धर्म और जाति के सभी बंधनों से कहीं ऊपर थी। तिलक, जिन्हें एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में देखा जाता था, और बैप्टिस्टा, जो एक कैथलिक ईसाई थे, इन दोनों के बीच वैचारिक तालमेल कमाल का था। ये उनके बीच के अटूट विश्वास को दर्शाता है। जब तिलक पर राजद्रोह के गंभीर आरोप लगे और उन्हें लंबी सजाएं सुनाई गईं, तब उनके कानूनी बचाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैप्टिस्टा ने ही संभाला था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी। हाँ, इतना ही नहीं, जब तिलक अपनी छवि खराब करने वाले वैलेंटाइन शिरॉल मानहानि केस के सिलसिले में इंग्लैंड गए तो बैप्टिस्टा एक परछाई की तरह उनके साथ रहे। ये बहुत दिलचस्प है। बैप्टिस्टा जानते थे कि ब्रिटिश अदालतों में कैसे बहस करनी है, और तिलक जानते थे कि जनता को कैसे जगाना है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। तिलक को बचाने वाले इस उच्च वर्गीय कैम्ब्रिज से पढ़े और कोट पैंट पहनने वाले बैरिस्टर की कहानी का एक और पहलू है जो सीधे मुंबई की धूल भरी मिलों और वहां के मजदूरों से जुड़ता है।
जो उनकी लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है। हाँ, ये जानकर सच में अचंभा होता है कि एक एलीट वकील अचानक मुंबई के गरीब और अनपढ़ मजदूरों का चहेता बन जाता है। हजारों कामगार उन्हें बहुत ही सम्मान और अपनेपन से काका कहकर बुलाने लगे थे। काका शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत गहराई रखता है। ये कोई राजनीतिक पदवी नहीं थी, बल्कि ये सीधा दिल से निकला हुआ एक पारिवारिक रिश्ता था। बैप्टिस्टा ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक शक्कर बदल जाने से आम आदमी की जिंदगी नहीं बदलेगी। उन्होंने 1917 में भारत की पहली ऑल इंडिया पोस्टल स्ट्राइक यानी डाक हड़ताल का नेतृत्व किया। 1917 में डाक हड़ताल। आज के समय में शायद हमें डाक हड़ताल की गंभीरता उतनी ना समझ आए, लेकिन 1917 में चिट्ठियां और तार ही ब्रिटिश साम्राज्य के संचार का एकमात्र साधन थे। डाक हड़ताल का मतलब था पूरे ब्रिटिश प्रशासन के नर्वस सिस्टम को लकवा मार जाना। बिल्कुल, कम्युनिकेशन ही ठप हो गया। इस हड़ताल का नेतृत्व करने के लिए बहुत ही गहरी संगठनात्मक और कानूनी समझ की जरूरत थी, ताकि मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित ना किया जा सके। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। उन्होंने मजदूरों की ताकत को एक व्यवस्थित रूप दिया। इसके बाद 1919 में उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के साथ मिलकर ऑल इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस की नींव रखी। 1924 में जिनीवा में हुए इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और पूरी दुनिया के सामने भारतीय मजदूरों की दुर्दशा को बहुत ही प्रखर तरीके से रखा। इस कदम की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। बाप्टिस्टा की दूरदृष्टि ये थी कि जब तक कामगार और मजदूर वर्ग जागरूक नहीं होगा, जब तक उन्हें उनके आर्थिक और मानवीय अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक भारत में सच्चा स्वराज कभी नहीं आ सकता। ये बात आज के कॉन्टेक्स्ट में भी कितनी सच है। बिल्कुल, काम के घंटे तय करना, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, उचित वेतन की मांग, काम करने की सुरक्षित परिस्थितियां, ये सभी मुद्दे जो आज किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बहुत सामान्य अधिकार माने जाते हैं, उनकी नींव उन्हीं दिनों रखी जा रही थी। यानी इन अधिकारों के पीछे काफी लंबा संघर्ष रहा है। हाँ, बैप्टिस्टा जैसे लोगों ने अदालतों में और सड़कों पर एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये अधिकार मिल सके। ये जानकारी सुनने वालों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, खासकर उनके लिए जो आज आधुनिक कार्यस्थलों में काम कर रहे हैं। आज का सुरक्षित कार्य वातावरण या लेबर राइट्स किसी की खैरात नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही गुमनाम संघर्षों का नतीजा है। एकदम सही कहा। मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई सिर्फ मिलों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तक सीमित नहीं रही। जब उनके हाथों में शहर की सत्ता आई तो उन्होंने इसे और बड़े पैमाने पर लागू किया। 1925 में वो मुंबई के मेयर बने और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने अपने मेयर के कार्यकाल में नगर पालिका में कई बुनियादी सुधार किए। मेयर के रूप में उनका कार्यकाल केवल प्रशासनिक सुधारों के लिए नहीं, बल्कि उनके धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लिए भी याद किया जाता है। उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करना यहाँ आवश्यक है। कौन सी घटना? ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश सरकार फूड नालों और राजकरों की नीति के तहत धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का खेल खेल रही थी। मुसलमानों के बाद ईसाइयों के लिए भी अलग मताधिकार या सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठने लगी थी। इसका मतलब था कि ईसाई उम्मीदवार को केवल ईसाई ही वोट देंगे। हाँ, जो समाज को पूरी तरह से बांटने की एक कूटनीतिक चाल थी। लेकिन जब ये प्रस्ताव बापिस्टा के सामने आया तो उनका जो जवाब था वो उनके व्यक्तित्व की पूरी कहानी कह देता है। उन्होंने इस मांग को बेहद सख्त शब्दों में खारिज कर दिया। उनका वो प्रसिद्ध वाक्य आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा था, मैं पहले भारतीय हूं और फिर एक ईसाई। दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि बाप्टिस्टा की नज़र में राष्ट्रवाद का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था। उनके लिए राष्ट्रवाद का सीधा सा अर्थ था देश और उसके लोगों के प्रति पूरी तरह से निस्वार्थ प्रेम, जो किसी भी सांप्रदायिक या धार्मिक पहचान से ऊपर हो। उन्हें सरकार की ये चाल समझ आ गई थी। बिल्कुल, उन्होंने समझ लिया था कि अगर धर्म के आधार पर वोट पट गए तो एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने हमेशा हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एकता पर जोर दिया। ये निस्वार्थता उनके पूरे जीवन में साफ दिखाई देती है। 18 सितंबर 1930 को जब पूरा देश महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग में तप रहा था, तब इस महान देशभक्त ने खामोशी से अपनी अंतिम सांस ली। वो जीवन भर अविवाहित रहे। इन शोध पत्रों में एक जगह लिखा है कि भारत की जनता और गरीब मजदूर ही उनका परिवार थे। सच में बहुत प्रेरक है ये। आज मुंबई के माजगांव इलाके में जोसेफ बप्टिस्टा गार्डन नाम की एक जगह है जो उनकी याद में बनाई गई है।
लेकिन क्या सिर्फ एक बगीचे का नाम रख देना ही उनके इतने बड़े योगदान को समेटने के लिए काफ़ी है? तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? हम इतिहास के इस भूले बिसरे पन्ने से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जोसेफ बप्टिस्टा का जीवन हमें ये सिखाता है कि व्यवस्था को बदलने का केवल एक ही स्वरूप नहीं होता। एक सिविल इंजीनियर जो बाद में कैम्ब्रिज से वकालत पढ़ता है, उसने पूरी तरह से कानून, तर्क और संविधान के दायरे में रहकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाने का काम किया। उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर लड़ाई लड़ी। हाँ, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव में कानूनी समझ भरी, होम रूल का रणनीतिक खाका तैयार किया और श्रमिक अधिकारों के लिए एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो 100 साल बाद आज भी काम कर रहा है। जो लोग ज्ञान की तलाश में रहते हैं और ऐसी बातों को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बड़े और स्थायी बदलाव कभी भी शून्य में या सिर्फ भावनाओं के उफान से नहीं आते। सही कहा। उनके पीछे सालों की योजनाएं, कूटनीति, उबाऊ लगने वाले कानूनी ड्राफ्ट्स और संस्थागत निर्माण होता है। ये कहानी इस बात की एक बहुत ही मजबूत याद दिलाती है कि इतिहास का रथ केवल उन लोगों के कंधों पर नहीं चलता जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बिल्कुल। इतिहास उन अनगिनत गुमनाम चेहरों से भी बनता है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी व्यवस्था का इंजन डिजाइन करते हैं। जोसेफ बैप्टिस्टा एक ऐसे ही मास्टर आर्किटेक्ट थे। एकदम। और इस चर्चा को विराम देने से पहले इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से एक बहुत ही गहरा और नया विचार उभर कर सामने आता है। वो क्या? जब हम इतिहास का मूल्यांकन करते हैं तो क्या ये संभव है कि इतिहास लिखने की हमारी प्रक्रिया ही पक्षपाती हो? अक्सर समाज और इतिहासकार केवल उन क्रांतियों को याद रखते हैं जिनमें शोर होता है, जिनमें खून बहता है या जिन पर कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। ये तो सच है। लेकिन क्या हमारा समाज जानबूझकर उन नायकों को भुला देता है जो सिस्टम के अंदर रहकर काम करते हैं? वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन फिल्मों, अदालतों के ठंडे कमरों और मजदूर यूनियनों की जटिल बैठकों में खपा दिया, क्या उसकी शांतिपूर्ण, कानूनी और व्यवस्थित क्रांति को हम क्रांति मानने से ही इनकार कर देते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या इतिहास केवल उसी बदलाव का जश्न मनाता है जो नाटकीय हो और उस बदलाव को नजरअंदाज कर देता है जो स्थायी हो? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे चलकर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वाह, क्या बात है! इतिहास कैसे लिखा जाता है और हम किसे याद रखना चुनते हैं, इस पर सोचने के लिए ये एक बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक पॉइंट है। ज्ञान से भरी ऐसी ही और भी दिलचस्प, अनकही और गहराई से रिसर्च की गई कहानियों को हम इसी तरह डिकोड करते रहेंगे। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने और इतिहास के इन पन्नों के सफर में साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।